अस्सलामुअलैकुम जनाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं, दिन का आगाज़ कर चुके हैं। नहीं किया तो सुस्ती को भगाएं और उठें जनाब, क्योंकि इतनी प्यारी सुबह हुई है। मौसम लाहौर का बहुत ही अच्छा हो गया। मौसम ने जनाब करवट बदल ली है अंगड़ाई। तो ज़रा बाहर का रुख करें, देखें ठंडी ठंडी हवा, ज़रा इंजॉय करें। अच्छा, जब लोग काम कर रहे होते हैं तो हम लोग अपने काम में इतना मसरूफ होते हैं कि हमें समटाइम हमारी थकन का एहसास ही नहीं होता कि हम मेंटली कितना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फिजिकली हमारी बॉडी कितनी फटीग में जा चुकी है एंड वी नीड अ ब्रेक। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब वीकेंड पे मैं लाहौर से कोसों दूर गई और ठंडी फिजाओं में पहाड़ी इलाकों पर मेरी अपनी बेटी को मैं कहती रही, पूरा रास्ता बताती रही कि बेटा हम कहाँ जा रहे हैं, एंड शी सेड कि हम पहाड़ों पर जा रहे हैं। तो हम जनाब पहाड़ों पर गए और पहाड़ों की ठंडी क्लीन एयर और उस मौसम से बहुत लुत्फानंदोज हुए। और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वेकेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, चाहे वो 1 दिन की हो, चाहे वो 2 दिन की हो, आपके घर के करीब हो, घर से दूर हो या मुल्क से बाहर हो, मगर वेकेशंस पर जाना विद फैमिली एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। और उसके साथ ही अच्छी खबर यह है कि भी मौसम भी लाहौर का ज़रा बेहतर हो गया। लोगों ने लाहौर में बहुत गर्मी खाई, उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी मौसम ज़रा अच्छा ही और खुशगवार ही रहेगा। ये तो जनाब थी अच्छे मौसम की खबर, लेकिन हर जगह से इतनी अच्छी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में लगने वाली आग का, जो चिलगोज़े के जंगलात में आग लगी हुई और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हालांकि इस आग को लगे हुए कई दिन गुजर चुके हैं। मीडिया ताहाल कुछ देर से रिपोर्ट खबरें हुई और वज़ीर आज़म की भी हिदायत सामने आई हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की इमदाद जारी है। पाक अफवाज के 3 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने के अमल में भी मसरूफ हैं। ये भी आपको बताएं कि पाक फौज और एफसी की भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और एनडीएमए की तरफ से बलूचिस्तान हुकूमत को आग बुझाने के लिए जितना इक्विपमेंट या जो ज़रूरी सामान चाहिए था वो भी उनको फराहम किया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खासकर इस पूरे वाक़े और इस इंसिडेंट को देख रहे हैं और वजूहात भी जानने के अहकाम जारी किए गए हैं। अब जनाब ज़रा बात करेंगे हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल और करंट सिचुएशन की, जिसके लिए हम दुआ गो हैं कि शायद ही ये कभी स्टेबल हो या जो हमारे मुल्क के सियासतदान है वो इसको स्टेबल होने दें। खान साहब एक फिर से हैपनिंग करने जा रहे हैं मुल्क में। 25 मई को इस्लामाबाद में कॉल दे दी गई है लॉन्ग मार्च की। वो क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। 30 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। और मैं चाहता हूं कि सारे उस तरह निकले कि आपने वहां 3 बजे पहुंचना है। हम जितनी भी देर हम वहां रहेंगे, एक चीज हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट। मैं अपनी फौज को भी कहता हूं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। जगह आपको मैंने बता दिया, 2 दिन पहले इंटरनेट बंद हो जाएगा। ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर ले। ट्रांसपोर्ट इन्होंने रोक दी है बसेस की, उसके भी तैयारी कर ले। जी जनाब, खान साहब ने जो कहा गुफ्तगू आपने सुन ली, लेकिन इसी स्टेटमेंट पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं, आइए जरा वो सुनते हैं। अगर आप मेरे दिल की मर्जी पूछे तो बिल्कुल इस आदमी को जो है वो उसी सेल में बंद करना चाहिए जहाँ पे मुझे बंद किया था। इसका 3 दिन में जो है ना, इसकी सारी सियासत जो है वो निकल जाएगी। लेकिन क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसलिए इस किस्म के बड़े फैसले जो है वो जो पार्टियों के सरबराह है उनकी अप्रूवल के बगैर जो है वो नहीं हो सकते। आप दुआ करेंगे मुझे इजाज़त मिल। जी जनाब, राना सनाउल्लाह साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी और सख्त गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 3 दिन सेल में बंद करें, लेकिन चूंकि इत्तेहादी हुकूमत है तो सबका डिसीजन जो है वो उसमें शामिल होता है। जनाब, पूरी सिचुएशन और क्या होने जा रहा है, क्यों ये फैसला लिया गया और क्या होगा 25 मई को जानेंगे। हमारे साथ जनाब आलिया साहिबा मौजूद है, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। आलिया साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। 25 मई की कॉल दे दी गई है खान साहब ने और आप लोगों को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। बड़े कम टाइम में ये सब कुछ हो रहा है और आपको लगता है कि जो मुल्क की हालात इस वक्त चल रहे हैं उनके पेश नजर क्या ये दुरुस्त फैसला है? थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप ये कह रहे ना कि एक तो जो आज सुबह कल लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ और आज सुबह जो मौसम की तब्दीली लाहौर में आप भी बता रही हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि गुबार अब से सूरज निकलने वाला है।
नजर उठाओ कि मंजिल बदलने वाला है। बिखरने वाले सुबह के पर हवाओं में, समंदरों में अंधेरा पिघलने वाला है। कहो कि पहली किरण तेज बनने वाली है, कहो कि आखिरी तारा निकलने वाला है। तो मैं ये बता दूं कि नया पाकिस्तान एक दफा दोबारा बनने को तैयार हो रहा है, और ये लोग जो इस मुल्क पर जिन जोकरों को मुसल्लत किया था, अनकरीब ये अपने इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं। जो आपने ये बात की है, इस मुल्क से इस इम्पोर्टेड हुकूमत का तसल्लुत हमें छुड़ाना था। ये जो मकबूजा इलाका बना दिया गया था मेरे पाकिस्तान को, इसको इनसे छुड़ाना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तानियों को हकीकी आजादी से रोशनास कराना था। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि एक जुमला था जिसने पूरे 22 करोड़ अवाम को आज तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ खड़ा कर दिया। कहीं कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरे खिलाफ साजिश न की हो, कहीं कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। इससे जो आलिया जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए मैं यहाँ पे जो नुक्ता उठाना चाह रही हूँ कि क्या हम अपने सियासी मुफादात और अपने एजेंडे साइड पर रखकर क्या पाकिस्तान के लिए नहीं सोच सकते? हुकूमत जाना, मईशत किस दहाने पे खड़ी हुई है, डॉलर कहां तक पहुंच रहा है, क्या इस वक्त हमें एक होकर मुल्क के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कब तक हम इन धरनों में, कब तक हम इन लॉन्ग मार्च में पड़े रहेंगे, मुल्क को जो है तबाही के दहाने पर पहुंचाते रहेंगे? आपने बहुत खूबसूरत बात की और यही बात मैं करना चाहती, क्योंकि हम पाकिस्तानी पहले हैं, बाद में हमारी एफिलिएशन जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर मैं इस सूरत हाल का आपको इस वक्त बताऊं, जो इन 35 दिनों में इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है, जिसको जो भिखारी वजीर आजम इस वक्त वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा है, उनका IQ लेवल एक काउंसलर से ज्यादा नहीं है, यही तो हम बताना चाहते थे। जिन्होंने सीताक को रोल कर दिया, जो रशिया से जो है आसान हमें और सस्ता हमें तेल मिल सकता था, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। आलिया जी, ये तो आपकी जमात का बिल्कुल मौकफ है ना, ये जो IQ की आप बात कर रही हैं और सारी बातें। लेकिन देखें ना, इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत बहुत पहले आ चुकी है और अवाम का मैंडेट हासिल करके उनका वोट हासिल करके आ चुकी है। तो दैट मीन्स कि अवाम भी तो कुछ ना कुछ चाहते हैं ना, जो वोट करते हैं। देखिए जी, अवाम का मैंडेट तो वो लेकर नहीं आए हैं, वो तो मैंडेट चोरी करके आए हैं। एक 88 सीट्स वाली हुकूमत है और एक 55 सीट्स की हुकूमत, जिन लोगों के पास अवाम का वोट है वो तो बाहर बैठे हैं। इस वक्त तो ना असेंबली किसी एक्टिविटी का हिस्सा है और ना ये लोग हैं। और जहाँ तक आपने की बात की, मैं वही तो आपको बताना चाह रही थी, जिन्होंने कपड़े बेचकर मईशत चलानी हो और आटा सस्ता करना हो, जिन्हें अमीरों के वॉशरूम बंद करके डॉलर कमाने हो या बिजली की लोड शेडिंग करके इनके डॉलर सेव हो रहे हो। आलिया जी, ये तो खान साहब भी कह चुके हैं ना, जब उन्होंने जलसे से खिताब किया, तो ये जब वो वजीर आजम थे मुल्क के, तो उन्होंने भी तब ये बात की थी कि मैं मुल्क में सब्जी दालों की कीमतें कंट्रोल करने या वो तमाम मामला देखने नहीं आया हूँ। तो ये तो खान साहब भी अपने वक्त में कर चुके हैं ना, कह चुके हैं बात। इनका मैं आपको इनका माशी विजन बता रही हूँ। इनका माशी विजन क्या है और हमारा माशी विजन क्या था। हमारे माशी विजन की वजह से ही जब हम यहाँ से गए हैं तो 22 अरब डॉलर की रिजर्व छोड़ के गए हैं। 38 अरब। आलिया जी, माशी विजन ये था कि डॉलर आज 200 तक पहुंच चुका है और पाकिस्तानी रुपए जो है उसकी कदर कम से कम तो हो चुकी है। तारीख का ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी रुपए की कदर गिरी हो। ये थी माशी पॉलिसी, ये थी। देखिए, यही तो मैं बता रही हूँ कि जब हम ये बात तो हमें क्यों नजर नहीं आ रहा कि 35 दिनों से जो हुकूमत है, जो एक अनसर्टेनिटी का शिकार है, जिसे पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी है तो उसे एस्टेब्लिशमेंट के सहारे की जरूरत है, जो बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं कर पा रही, तो 175 का छोड़ा हुआ डॉलर 200। तो आलिया जी, ये सारे जो IMF से मुज़ाकरात हुए, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, ये तो खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ ना, आपकी गवर्नमेंट में हुआ। मिनट में विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे एक बात जो करना चाह रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि एक दफा तो मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दिया जाए। हमसे किस चीज का मलबा डालना चाह रहे हैं? हमने तो जो पेट्रोलियम की मसनूआत पर जो रिलीफ दिया था, उसके लिए हम 460 अरब रुपए इस हुकूमत के खजाने में छोड़ के गए थे। हमने तो इस हुकूमत में ऑस्टेरिटी मुहिम चलाई थी। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि हम कपड़े बेच के यहाँ पर आटा सस्ता करेंगे। हमने यहाँ पर टफ डिसीजन करके रिफॉर्म की थी। हमने कभी ये नहीं कहा था कि 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे और डॉलर बचाएंगे। जिनका विजन ये हो, जो डैम्स की जगह वाटर कूलर लगा रहे हो,
जो और उनके ऊपर भी 2500 की पैनाफ्लेक्स लग रही है और 500 का कूलर और उसके ऊपर भी इन्हें अपनी शोबाजियों की जरूरत हो, तो ऐसी हुकूमत ना अहल भी है ना तजर्बाकार भी है। जो 35 साल से तजर्बाकारी का ढोंग यहाँ पर अवाम को सुनाते थे, उनकी हड्डियां तो बीच चौराहे में फूट गई है। यानी बिजली आज तक 3.5 साल में गई नहीं थी, अब बिजली आती नहीं है। LNG जो हमें ये सुनाते थे सबसे महंगे सौदे इन्होंने किए। स्टॉक मार्केट। आलिया जी, मैं प्लीज मेरी बात सुनिएगा। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ठीक है, मान लिया कि 1 महीने में जो मुल्क है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और मुस्लिम लीग नून के इस इत्तेहादी हुकूमत के बड़े गलत फैसले, आई एग्री विद यू, लेकिन मेरा सवाल वही है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या लॉन्ग मार्च होना इन हालात में आपकी पार्टी की जानिब से लिया जाने वाला ये फैसला, क्या ये हमें सूट करता है? क्या हम इंटरनेशनल मीडिया पर अब ये भी पैगाम देना चाहते हैं, कब तक हम बताते रहेंगे कि हम स्टेबल नहीं हैं और ये जी यही तो सादा सी बात है। हमने इनको पहले दिन कहा था, जो 3.5 साल इस असेंबली को नाजायज असेंबली कहते थे और आकर इनका एक ही मुतालबा था, इलेक्शन कराएं, अवाम में जाएं। खान साहब तो डिसॉल्व कर चुके थे। हमने तो इन्हें कहा था आए अवाम का मैंडेट लेकर आए, ताकि जब अवाम आपके पीछे खड़ी होगी तब आप टफ डिसीजन कर सकते हैं। IMF तब आपसे निगोशिएट करेगा, आपको चाइना तब कर्जे देगा, UAE, सऊदिया, कतर तब आपके साथ बैठेगा जब आपके पीछे आपकी अवाम खड़ी होगी। हम तो इनको पिछले जिस दिन से हम असेंबलियों से बाहर आए, PTI का एक ही मुतालबा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, फौरी इलेक्शन कराएं। अच्छा, क्या डिमांड लेकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं? देखिए जी, बड़ी सादा सी डिमांड है, असेंबलियां डिसॉल्व करें, अवाम के अंदर जाएं, अवाम फैसला करें, आइन और कानून के लिहाज से फैसला हो, मुसल्लत करदा भिखारी इम्पोर्टेड हुकूमत फौरी तौर पर खत्म हो और ये जो मुल्क अनसर्टेनिटी का शिकार है, जिसकी वजह से डॉलर डे बाय डे बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट गिरती जा रही है, अशिया तो नोट की कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, बिजली की कीमतें ये 4 दफा बढ़ा चुके हैं। मतलब ये आलिया जी चले मान लेते हैं असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, इंतखाबात हो जाते हैं और PTI आ जाती है फिर से, तो क्या प्लान है, क्या इकदाम उठाए जाएंगे, क्या माशी पॉलिसी होगी, क्या बेहतर किया जाएगा जो PTI अपने 4 साला हुकूमत में 4 साला दौर में बेहतर नहीं कर सकी? अवाम को तो बहुत सारी शिकायत है, अब क्या आप ऐसा कर लेंगे जो पिछले 4 सालों में नहीं हो सका? देखिए, हम यही तो बता रहे हैं, PTI की हुकूमत में ही यहाँ की जो एक्सपोर्ट है वो $38 बिलियन पर पहुंची है, यहाँ पर रेमिटेंसेस $31 बिलियन के पहुंचे हैं, यहाँ पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $20 बिलियन क्रॉस करने लगी है, IT की एक्सपोर्ट $3 बिलियन क्रॉस करनी है। रिजर्व हम जो हमारे पास ये $9 बिलियन के छोड़ के गए थे, आज हम $5 बिलियन के छोड़ के जा रहे थे इनके पास। हमने तिनका करके इस मुल्क की मैशियत संभाल कर अवाम को पेट्रोल के अंदर रिलीज किया था। जब आपको मैं कह दूं, 2 दिन पहले इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है रशिया के साथ, हालांकि वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका का, अब वो अपने अवाम को 10 रुपए सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, जो पाकिस्तानी टर्म से 25 रुपए का डीजल सस्ता दे रहे हैं। जब पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज की कीमत बढ़ती है। हम वही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इन सारी बातों पर आई अग्री, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, क्या धरना देना इस सिचुएशन में एक सही फैसला है? 2014 में जब PTI ने धरना दिया था तो चीन के सदर का दौरा था, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे मामलात मुतासिर होते हैं? कब तक हम सियासी मकासद के लिए मुल्की मुफाद को दाव पर लगाते रहेंगे? मैम देखिए, सादा सी बात है, इन्होंने तो मुल्क को गुलाम करके छोड़े, इन्होंने तो चाइना के साथ सारे ताल्लुकात ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, 5 उनके लैंग्वेज सेंटर्स बंद हो चुके हैं, चाइनीज 2000। लेकिन 4 साल में CPEC पर काम आपकी गवर्नमेंट ने नहीं किया आलिया जी। जिस चाइना के सदर के आप दौरे की बात करिए, बाद में उसमें भी क्लैरिटी आ गई थी कि वो दौरा पोस्टपोन हुआ था। इट हैज नथिंग टू डू विद PTI धरना या PTI के प्रोटेस्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। पहली चीज तो मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ कि हम तो इस लॉन्ग मार्च पर या धरने पर, जो भी आप इसको नाम देना चाहें या गुलामी नामंजूर मार्च देना चाहें, हम तो तब आए हैं जब अवाम के मैंडेट पर। ठीक है आलिया जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आपका। लेकिन जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले यही कहना चाहूंगी, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इत्तेहादी हुकूमत हो, खान साहब हो या कोई भी हो, ये जो धरने की सियासत है, ये जो सड़कों पर निकल जाना है, मेरे ख्याल से इससे तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है, अनरेस्ट क्रिएट होता है, आम आवाम इसमें आकर पिसते हैं और आम आवाम वैसे भी बहुत पिस रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे सियासतदानों को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारी आवाम को मजीद किसी किस्म की कोई तकलीफ ना दे, ना ही इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान की रिप्यूट डैमेज हो। जनाब लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और जैसा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने मुल्क की सियासत का कुछ जिक्र किया था, अब जनाब हम जिक्र करेंगे कि लंदन में क्या सियासी फैसले हो रहे हैं या कोई सियासी मामलात पर कुछ तस्करा किया जा रहा है। लंदन में नून लीग का इजलास तलब किया गया जिसका बाकायदा कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। अब कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि हुकूमत मजीद काम करे। मरियम नवाज का भी गालिबन शायद यही वर्डिक्ट है। मौक़िफ़ इसी के ऊपर तज्जिया लेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हामिद मशरकी साहब। हामिद साहब, थैंक यू सो मच। क्या अंदर की खबरें हैं, आप गहरी नज़र रखते हैं तमाम मुल्की सियासी मामलात पर। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करे, मुद्दत पूरी करे। इज इट ट्रू? बहुत शुक्रिया नबीहा। देखें, बात यह है कि हम ये जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब का पहले भी बयानिया ये था कि चूंकि इमरान खान की हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी, गवर्नेंस नहीं दे सकी और अवाम महंगाई और दूसरे मसाइल की वजह से बहुत ज्यादा अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी, तो इमरान खान की हुकूमत को अगर 5 साल पूरे करने दिए जाते तो नवाज शरीफ साहब का ये यकीन था कि जी अगली हुकूमत उनको बड़े आराम से मिल जाएगी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिल जाएगी। जिस तरह ये हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर एक बार नवाज शरीफ साहब अभी भी उसी बयानिए पर कायम नजर आते हैं, बल्कि अब उन्होंने उस पर तकवीयत आ गई है, उस पर ज्यादा वो मुस्सिर हो गए हैं कि बेहतर ये है कि फौरी तौर पर हुकूमत छोड़ दी जाए, ताकि ये कि वो जो इमरान खान की हुकूमत की बैड गवर्नेंस या नाअहली की वजह से उनके बकौल जो डैमेज है वो शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर पड़ेगा, उसका बिल वास्ता और जो असर है वो अगले इंतखाबात पर मुस्लिम लीग नून के वोटर बैंक में पड़ेगा। और यही ख्याल, इसी तरह के ख्यालात का इजहार आपने देखा कि मरियम नवाज ने भी सरगोदा के जलसे में भी किया और उसके बाद भी किया। समझती हैं कि फ्रेश मैंडेट लेकर वो मजीद मजबूत हुकूमत बना सकते हैं। अच्छा, इस वक्त हामिद साहब, आप समझते हैं कि नून लीग में कोई इख्तलाफ है या पैदा हो सकता है, या जो हम हमेशा से सुनते आ रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के 2 धड़े हैं, तो आप समझते हैं कि इस वक्त तमाम लोग एक पेज पर हैं, मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम साहिबा एक पेज पर है, या ग्रुपिंग है इस वक्त जमात में? बात यह है कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक सोच की ग्रुपिंग जरूर है, और वो इसलिए है कि 2 मुख्तलिफ सोच जो है वो कायम है मुस्लिम लीग नून के अंदर। एक सोच ये है, वो जो कहती है कि हम इस साल के अंदर हुकूमत को कायम रखें और इतनी परफॉर्मेंस दे दें कि हम परफॉर्मेंस के साथ पब्लिक के पास जाएं। जबकि दूसरी सोच ये है कि वो ये कहती है कि परफॉर्मेंस ना देने की वजह से डॉलर की प्राइस या महंगाई का जो सारा मलबा है वो मौजूदा चंद माह की हुकूमत पर गिर जाएगा। तो इस हवाले से दो राय हैं, 2 सोच हैं, और ये मतलब मैं समझता हूं कि अब जो है ये वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं। और इसके अंदर उसी तरह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ, मरियम बीबी और उनके साथ कुछ और नाम हैं जो ये समझते हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए। हुकूमत के फैसले हामिद साहब पाकिस्तान से ही हो रहे हैं या फिर लंदन से हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे फैसले अभी भी लंदन से हुए हैं, लेकिन जब तक, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि मैंने इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसले करने हैं, जरदारी साहब हो या मौलाना फजलुर रहमान हो या बाकी साहब हो, कोलिशन गवर्नमेंट की ये खूबसूरती भी होती है और यही नुकसान होता है कि आपको अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसले करने पड़ते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सारे फैसले ही लंदन में हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज की हद तक कुछ मशवरे लिए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो जब तक इत्तेहादी साथ नहीं आएंगे, शहबाज शरीफ साहब
उस हवाले से कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे, चाहे वो IMF से मुज़ाकरात हो, चाहे वो पेट्रोल की कीमतों के ऊपर नजरसानी हो, चाहे वो दूसरे मामलात हो। तो इस हवाले से बड़ी मुनक़सम राय है कि किस तरह आगे हुकूमत चलानी है। सिंध के अंदर मामलात जरा और तरह के हैं, वो चाहते हैं कि उनकी टर्म हर सूरत पूरी हो जाए। पंजाब के अंदर आप देख रही हैं कि अभी हमजा शहबाज शरीफ ने दोबारा अपनी अक्सरियत साबित करनी है, और इसी तरह KPK में जो है वो PTI की हुकूमत मरकज के लिए मुश्किलात बना रही है। इस सारी सूरत हाल को अगर आप गौर से देखें तो एक बात वाज़ेह नजर आती है कि शहबाज शरीफ के का जो बयानिया है कि जी हम शायद पूरा टाइम करके परफॉर्मेंस की बेस पे जाएंगे, वो कभी कभी नवाज शरीफ की जो सोच है उससे मुतसादम नजर आता है। ठीक है हामिद साहब, थैंक यू सो मच। आप पूरी सूरत हाल के ऊपर आप तज्जिया सामने रख रहे थे। चलिए देखते हैं बहरहाल आने वाले जो दिन हैं उसमें क्या कोई कड़े फैसले भी लिए जाते हैं और क्या होता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको करेंगे दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। पाकिस्तान से ज्यादा फायदा वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जनाब बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां पर जुल्मो सितम की दास्तान हाई रोज रकम की जाती है। मलिक नदीम आबिद साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। मकबूजा कश्मीर में जो कशीदा हालात है, क्यों आलमी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है? अमेरिका के मुअत्तद सियासतदान भी इन पाबंदियों पर इंडियन हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुके हैं, लेकिन फिर भी भारत के जो मजालिम और जो बर्बरियत का सिलसिला है वो जारी है, क्यों? अस्सलाम वालेकुम नबीहा, आपको, आपकी बिहाइंड द कैमरा टीम और आपके व्यूअर्स को सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए, दो वजूहात हैं मेनली जिस वजह से कश्मीर के हालात के ऊपर खामोशी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है, दुनिया सब मालूम है। आजकल तो दौर सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स सिचुएशन जानता है, हर डेली बेसिस के ऊपर लोगों को अपडेट किया जाता है कि कितने लोग शहीद किए गए हैं, कितने लोग टॉर्चर किए गए हैं। लेकिन दो रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि आजकल जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं कंट्रीज के, वो सिर्फ इकोनॉमी की और पैसे की और इंटरेस्ट की बेस के ऊपर होते हैं। ये जो ह्यूमन राइट्स का ये जो था प्रोपेगेंडा पुराना, ये अब खत्म हो चुका है। अब रियलिटी ये है कि चूंकि इंडिया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, तो हर मुल्क अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेचने की कोशिश में है। अमेरिका इटसेल्फ, इनका भी इंटरेस्ट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें और अपनी प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च कर सकें। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस क्यों इस पर खामोश है, उसकी वजह डिप्लोमेटिक कमजोरियां हैं जो पाकिस्तान की हैं। मैं यहाँ पे पहले बात को डिटेल में करने से पहले बड़ी क्लियरली बात वाजे कर दूं कि नॉट एज ए ह्यूमन राइट डिफेंडर, मैं एज ए कश्मीरी भी अगर बात करता हूँ तो पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने हमेशा पिछले 75 साल में हमेशा कश्मीर की और कश्मीरियों की हेल्प की हो। लेकिन उसके बावजूद आज पाकिस्तान की अगर वीक स्ट्रेटजी है और फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस में हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसमें कश्मीर के हालात का कसूर नहीं है, उसमें फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी का कसूर है। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए और उसमें थोड़ी सी को पॉजिटिव चेंज लाने की जरूरत है। अब मलिक साहब, यासिन मलिक की जो अहलिया मिशाल मलिक हैं, आप पूरे मामले को ऑब्वियसली डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मैं समझती हूँ कि नहीं करना चाहिए। अगर उनको सज़ा होती है इन एनी केस, तो क्या लाहाए अमल होगा या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि यासिन मलिक साहब को सज़ा इंडियन गवर्नमेंट ज़बरदस्ती और बदमाशी के तौर पे दे सकती है, लेकिन कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो यासिन मलिक के ऊपर कोई लॉजिकल केस नहीं है। इसमें थोड़ी सी गलती, स्ट्रेटेजिक गलती वहां पे भी हुई उनके केस फाइट करने वाले वकला से, बिकॉज उन्होंने सिर्फ उस केस को इंडियन पीनल कोड के तहत उसको फाइट किया, डिफेंड करने की कोशिश की। यासिन मलिक साहब का केस एक इंटरनेशनल केस है और यासिन मलिक साहब का केस ले जाने की जरूरत थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस का चार्टर अलाउ करता है कि अगर कोई टेरिटरी
अंडर ऑक्यूपेशन है बाय ए फॉरेन एंटिटी और अ फॉरेन गवर्नमेंट, तो वहां के लोगों को रेजिस्ट करने का और आज़ादी के लिए फाइट करने का राइट है। और मैं आपके नॉलेज के लिए और आपके ऑडियंस और व्यूअर्स के नॉलेज के लिए आज एक छोटा सा 3 लाइनों का एक रेजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशंस का शेयर करना चाहूंगा। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज होगा कि यूनाइटेड नेशंस इतनी ओपन बात करती है। ये मैं आपको बताता हूं। ये यूएन रेजोल्यूशन है 37/43 दिसंबर 3, 1992 का। व्हाट डज इट से? यूएन reaffirms the legitimacy of the struggle of people for independence, territorial integrity, national unity and liberation from colonial and foreign domination and foreign occupation by all available, and I repeat, by all available means including armed struggle. अब अगर यासिन मलिक साहब ने किसी जमाने में आर्म्ड स्ट्रगल में हिस्सा लिया तो उन्होंने 100% अपने हकूक का दिफा किया और अपनी मदरलैंड का दिफा किया। मुझे आज तक अंदाजा नहीं कि ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं ले जाया गया, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने खुद एडमिट किया है कि कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आज तक है। तो उसको अंडर ऑक्यूपेशन अगर उन्होंने डिफेंस के लिए, अपने लोगों के डिफेंस के लिए और अपनी मदरलैंड की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया, तो उन पे इंडिया किसी सूरत भी कानूनी तौर पे कोई केस नहीं प्रोसिक्यूट कर सकता। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। यासिन मलिक साहब का और उसके बाद सिस्टर आसिया अंदराबी का, उनके बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और करंट सिचुएशन पंजाब की इजलास के हवाले से कुछ बात करेंगे। पंजाब असम्बली का तमाम लोग जानते हैं कि हंगामा खेज इजलास हुआ, जो कि बहुत ही जल्द ही क्या बल्कि मिनटों में मुलतवी कर दिया गया। कार्रवाई सिर्फ 9 मिनट तक इजलास की जारी रही और मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर, सूरत हाल के ऊपर तज्जिया लेने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अयाज शुजा साहब, ब्यूरो चीफ नेओ न्यूज़। अयाज साहब, थैंक यू सो मच। क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त पंजाब हुकूमत की सूरत हाल की? मुनहरिफ अराकीन, अदालती फैसला, क्या कहेंगे आप? इजलास फिर मुलतवी हो गया। कल इस तरह हुआ कि कल उन्होंने एजेंडे में रख लिया कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उन पर वोटिंग होगी जी। अच्छा, अब जब से वो जो 25 अराकीन पीटीआई के, उनको इलेक्शन कमीशन ने वो किया है, डी नोटिफाई किया है कि जी इनको ये मुनहरिफ हैं, और अब अक्सरियत किसी जमात के पास नहीं है, ना पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के पास। नंबर गेम पे बात आ रही है। अब दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक और कल काम किया कि जो पीएमएलएन दावा कर रही थी उनके 5 मुनहरिफ अराकीन हैं, वो उनके साथ हैं, उनमें से कल इस्तीफे आने शुरू हो गए। फैसल खान नियाजी ने कल ही इस्तीफा दे दिया, खानेवाल से हैं। इसका मतलब कि पीएमएलएन के पास 160 उनके हैं, 165 में से 5 तो मुनहरिफ हो गए, 160 उनके हैं और 7 पीपल्स पार्टी के। ठीक है, ये हो गए 167 और 5 अगर आजाद मिला लें तो ये 172 के करीब उनके नंबर्स बनते हैं और सादा अक्सरियत है 186 की। अगर कल तहरीक अदम एतमाद कामयाब होनी होती तो वज़ीर आला पंजाब कल असेंबली में होते, कल वो लीड करते मुस्लिम लीग नून को, और उनको पता होता कि हम कामयाब करवा लेंगे। 172 इनकी स्ट्रेंथ है और ये इस तरह भी साबित होता है कि जो वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का जो उनको मुंतखब होते वक्त वोट मिले वो 197 थे, 25 पीटीआई के मुनहरिफ और 172 कोलेशन यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का। अच्छा, कल इनके पास नंबर्स गेम पूरी नहीं था और उसको चौधरी परवेज इलाही साहब को ये पता था कि नंबर गेम दोनों पार्टियों के पास 186 किसी के पास भी नहीं है, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ना उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए आपको 186 चाहिए, इससे नीचे ये नहीं हो सकती। ऐवान 185 86 में तकसीम हो जाएगा। तो ये कल इजलास शुरू हुआ और 9 मिनट में ही उन्होंने मुलतवी कर दिया। नहीं मुलतवी नहीं किया, उन्होंने जो मुहर्रिक थे इस तहरीक इल्तवा के रुकन असम्बली समीउल्लाह खान मुस्लिम लीग नून के, उनको 3 बार पुकारा गया। जो पैनल ऑफ चेयरमैन थे बादोज़ई साहब, 3 बार पुकारा, वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, और जब मौजूद नहीं थे तो उन्होंने स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि जी अगर मौजूद ही नहीं है मुहर्रिक तहरीक अदम एतमाद का तो ये नाकाम होती है, हम इसको डिक्लाइन करते हैं। और इस तरह लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उसी दिन चंद घंटों के फर्क से ही कल 4 बजे से पहले दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है। नंबर गेम आपके पास पूरे नहीं है, तो ये एक किस्म का आप समझें कि हम सिर्फ मीडिया के लिए लड़ रहे हैं, हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं।
हमें पता है कि आईनी तौर पे हम इनको फारग नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने भी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी, तो ये किस किस्म का खेल खेला जा रहा है, क्या करना क्या चाह रहे हैं फिर? ये करना ये चाह रहे हैं कि पंजाब इस वक्त जो सबसे बड़ा सूबा है, ये इनकी सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। तहरीक इंसाफ को भी पता है कि वो जब जमा करवाई गई थी अदम इत्तेमाद के 25 हमारे साथ नहीं है, लेकिन तहरीक इत्तेमाद इसलिए जमा करवाई गई कि तहरीक इंसाफ ये समझती है, तकरीबन उनके तमाम सूबाई बुज़रा, उस्मान बुज़दार साहब से भी हमारी बात हुई, वो समझते हैं कि हमजा शहबाज जो उस दिन 197 वोटों से कामयाब हुए, वज़ीर पंजाब मुंतखब हुए, वो सिर्फ और सिर्फ सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी की गद्दारी की वजह से हुए। क्योंकि स्पीकर के पास अख्तियारात होते हैं ऐवान के अंदर। जैसे आपको सेनेट के इलेक्शन में याद होगा कि स्पीकर सेनेट के चेयरमैन ने 7 वोट सस्पेंड कर दिए थे, अपोजिशन ने शोर मचाया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चेयरमैन सेनेट का फैसला हतमी है। ये 7 वोट उनको बोगस लगे या गलत लगे, उन्होंने उसको कलअदम करार दे दिया। यहां पे भी स्पीकर का फैसला हतमी होता है। अगर उस दिन स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी पीटीआई की तरफ से खेल रहे होते तो ये 25 मुनहरिफ अराकीन के वोट काउंट ना करते, वोट कास्ट होते लेकिन काउंट ना होते। यासब, क्या स्पीकर चौधरी परवेज इलाही किसी किस्म की आइन शिकनी कर रहे हैं, आप समझते हैं या नहीं? आइन के अंदर खामोशी है इस मामले में। अच्छा। और वो दोनों जमातें आइन में जिन जिन जगहों पे खामोशी है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आइन में कायदे ऐवान के लिए तो 6 माह की है, लेकिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए ये मुद्दत नहीं है कि कब करवाई जाए। लेकिन पुरानी पार्लिमानी रवायत ये थी कि अगर एक बार वंस ये नाकाम हो गई है तो फिर आप उनको चलने देते थे कि भी हमारे पास अक्सरियत नहीं है। इस तरह नहीं होता था कि उसी दिन दोबारा तहरीक इत्तेमाद आ जाए। लेकिन इसका कल सबसे बड़ा विक्टिम जो बना है वो बनी है अज़मा बुखारी और समीउल्लाह खान। मुझे नहीं पता समीउल्लाह खान साहब की क्या मसरूफियत थी, वो नहीं आए। ये तहरीक इत्तेमाद कामयाब होनी भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो PMLN ने उनके ऊपर शुरू किया, उनको गद्दार डिक्लेयर किया कि वो गद्दार हैं, ये है वो है, तो उस पर कल उनका काफ़ी एक बड़ा जज्बाती सा वो ट्वीट आया था कि 9 साल पार्टी को दिए और 3 साल 7 माह चौधरी परवेज इलाही का डट के मुकाबला किया असेंबली में, और उसके बाद अगर गद्दारी का था तो बहुत शुक्रिया पार्टी का। ये इसका एक बड़ा अलमिया था, ट्रेंड भी बन जाता है ऐसे ही है। अच्छा यासर, मुझे बताएगा कि अगर नंबर गेम पूरी नहीं होती है तो फिर सिचुएशन क्या होगी? इस तरह ही चलेगा, ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगला ये करेंगे कि हमजा शहबाज साहब को कहेंगे जी आप इत्तेमाद का वोट लें, क्योंकि वो 25 तो फारग हो गए हैं। उन 25 में से 5 थे जो स्पेशल नशिस्तें हैं उनके, वो 5 पीटीआई को दोबारा मिल जाएंगे। उनके नीचे वाले जो हैं वो ऊपर इलेक्ट होके आ जाएंगे, पीटीआई के पास 5 नंबर और आ जाएंगे। ये विन विन सिचुएशन है, दोनों पार्टियों के पास 172 173 की नंबर गेम है। तो ये अब पीटीआई जो नेक्स्ट मूव करने जा रही है मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर, वो हमजा शहबाज को कहेंगे कि इत्तेमाद का वोट। या सब जो नंबर गेम है, जरा एक मरतबा फिर से जरा क्लैरिटी के साथ मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो उनको। जी, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास हैं 165 PMLN की, लेकिन उनमें से 5 मुनहरिफ हैं, जिनमें से फैसल खान नियाजी खानेवाल से जो MP थे उन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया है। और रोज़ाना उनका दावा है PTI और मुस्लिम लीग काफ का कि एक इस्तीफ़ा आएगा, जो 5 इनके मुनहरिफ हो चुके हैं। इसके बाद बच के PMLN के पास 160, पीपल्स पार्टी के साथ 167 और 5 आज़ाद जिन्होंने इनका साथ दिया, एक राह हक पार्टी के, एक जुगनू मोहसिन, 3 आज़ाद, ये तकरीबन 172 की बनती है। 177 का वो दावा कर रहे थे, उनमें से 5 उनके मुनहरिफ हैं। अब आ जाते हैं PTI और काफ लीग। PTI के 158 25 जो D सीट हो गए, उनमें से 5 स्पेशल सीटों वाले इनको दोबारा मिल जाने हैं। वो इलेक्शन कमीशन अब देखें कब उसका नोटिफिकेशन जारी करता है, वो बड़ा मैटर करता है। ये हो जाएंगे 163, 10 मुस्लिम लीग काफ के ये हो जाएंगे 173। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, एक आध नंबर का फर्क है। पीटीआई के जो 25 मुनहरिफ अराकीन हुए हैं, उसके बाद नंबर गेम मजीद इंटरेस्टिंग हो गया है, और ये एक आध MPA का फर्क है। और इसमें चौधरी निसार अली खान, जिनको अपनी सीट के लाले पड़ गए थे और उनको अपनी सीट बचाने के लिए ओथ लेने आना पड़ा था, और किसी को नहीं उस वक्त पता था कि ये शख्स जो अपनी इतना बड़ा सियासतदान अपनी सीट बचाने के लिए ओथ लेने आया, आप उसका वोट जो है वो डिसाइसिव वोट है। तो अब सिचुएशन ये बनती हुई दिखाई दे रही है कि हमजा शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेना होगा, PTI और मुस्लिम लीग काफ ये जिस हद तक चले गए हुए सियासत में एक दूसरे के खिलाफ, ये जहां से भी लेट डाउन कर सके दूसरी पार्टी को ये करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। कल जो सिचुएशन हमने देखी, आप यकीन करें कि हसन मुर्तज़ा बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, पार्लिमानी लीडर हैं पीपल्स पार्टी के,
गंगाराम चौक में उनको गाड़ी से उतारा गया, पुलिस ने उनकी गाड़ी को आगे जाने दिया। वो गंगाराम चौक से तकरीबन आधा पौना किलोमीटर पैदल चल के असम्बली पहुंचे। मीडिया को एक्सेस नहीं थी। कल एक मैदान जंग का मंजर बना हुआ था, पंजाब असम्बली के दरवाजे असम्बली की इंतजामिया ने बंद करवाए हुए थे। वो तो जब फिर उन्होंने जब ये पंजाब जैसा बड़ा सूबा क्यों इस तरह का ये खेल खेला जा रहा है? मुल्की सियासत है, नीट क्लीन तरीके से भी हो सकती है, क्यों खुद भी उलझे हुए हैं, या खुद तो उलझे हुए नहीं होते वैसे सियासतदान, लेकिन बस लोगों को मीडिया को उलझाया होता है तमाम मामलात में। मैं आपको तजर्बे से बता सकता हूँ, 94 से इस फील्ड में आया था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN की राइवलरी देखी, लेकिन इस हद तक नहीं थी। सियासत में ये जो एग्रेशन है ये PTI के आने से बड़ा है। अच्छा। और उसकी वजह इमरान खान साहब का सख्त लबो लहजा है। और आपको लगता है वो अवाम में, यूथ में ट्रांसफर हुआ है? बिल्कुल हो रहा है। और मैं आपको बताऊं एक वाकया कि 2013 के इलेक्शन में भाटी चौक में हम एक जलसा कवर कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने कहा मैं जरदारी तुम्हारा पेट फाड़ कर कौमी दौलत निकालूंगा और तुम्हें इन लाहौर की गलियों में घसीटूंगा। उस पर बड़ा सख्त नाराजी का इजहार किया था मियां नवाज शरीफ ने। अभी भी तो आप देखिए ना कि जो स्टेटमेंट दी गई खान साहब की जानिब से मरियम साहिबा के बारे में, वो भी सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है उसके बारे में और बड़ा नापसंद किया जा रहा है उसको। नहीं, ये खान साहब को ख्याल करना चाहिए। ये हमारी सोशल और ये कल्चर नहीं है हमारा, सियासी कल्चर भी नहीं है हमारा। सियासी कल्चर तो कभी भी नहीं था। मसलन आसिफ जरदारी का कहना, जब मरियम नवाज उनके खिलाफ बड़ी सख्त बयानबाजी कर रही थी, जब पीपल्स पार्टी PDM से आउट हो गई थी, तो उनका ये कहना वो मेरी बेटियों की तरह है। हालांकि उनकी बेटियों से बहुत बड़ी उम्र की हैं, लेकिन ये कहना कि मेरी बेटियों की तरह, ये एक बड़ा गुड जेस्टर था। दूसरी बात, बिलावल भुट्टो का जाकर वहाँ पर इजलास में ये कहना कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो विजिट था रशिया का, उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट और इंडोर्स करता हूँ। ये है हमारी सियासत कि हम अगर बाहर जाएं। मुझे बड़ी अच्छी सी याद है बीबी की स्पीचेस, बड़ी ग्रेस हुआ करती थी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जब सियासी लीडर या कोई ऐसी शख्सियत पॉलिटिकल आती है डाइस पर या जलसा-ए-आम से खिताब करती है, तो पता चलता है कि बीबी का तो हम कंपैरिजन किसी से भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं कि जब बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था कि मैं धांधली से हटाया गया है 1990 और 1991 के जो इलेक्शंस थे, तो वो उठकर अपनी सीट से गई थी और मियाँ साहब को उन्होंने मुबारकबाद दी थी। तो ऐसा कि जब आप इल्जाम आयद कर रहे हैं कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धांधली किया और मैं हराया, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इलेक्टो सियासी रवायात में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आप नजरियाती तौर पे उनके खिलाफ हो, आप जो मर्जी कहें, लेकिन सियासी रवायात उनसे बेहतर। और मीडिया के लिए भी आप यकीन करें, अगर सबसे फ्रेंडली कोई पार्टी रही है, आप जाके PTI के खिलाफ बात करके जाके दिखाएं मलिक नसरुल्लाह साहब के साथ क्या हुआ, बाकी जर्नलिस्ट हामिद मीर के घर के बाहर और बाकी जर्नलिस्टों के साथ क्या हो रहा है। आप किसी पार्टी के खिलाफ बात तो करें। पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करती है। बहरहाल ये तो जनाब बात थी नंबर गेम की भी हमने बात किया, या सब डिटेल तज्जिया सामने रखे, और साथ साथ जो सियासी जो कल्चर अभी परवान चढ़ रहा है या जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर भी अपनी राय से उन्होंने आगाह किया। लेकिन जनाब यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। न्यू न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज से बहुत अरसा पहले, बहुत अरसा नहीं, कुछ ही अरसा पहले हमें पता है कि इस्लामाबाद में एक शख्स की वीडियोस वायरल होती हैं जो कि बज़ाहिर देखने में एक मुजस्समा लगता है, गोल्डन कलर का मुजस्समा, और लेकिन जब लोग इसके पास जाते हैं तो वो हैरत में मुब्तला तब होते हैं जब ये मुजस्समा हरकत में आ जाता है। तो इस्लामाबाद के तफरीही मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर ये गोल्डन मुजस्समा, गोल्डन मैन हमें नजर आता है, लोगों को इंटरटेन करता हुआ मुख्तलिफ पोजेज में। ये 21 साला नौजवान है जनाब, जिनका नाम है एहसान, और एहसान की वीडियोस काफ़ी वायरल है ऑन सोशल मीडिया। लोगों को ये महसूस करते हैं उनकी कमाई का ये जरिया भी है। खबर ये है कि वज़ीर आला हमजा शहबाज ने गोल्डन मैन को वज़ीर आला ऑफिस में अपना मेहमान बनाया, और दावत पर जनाब गोल्डन मैन वज़ीर आला के ऑफिस पहुंचे। ये आप वीडियो मतलब ये मनाजिर भी देख सकते हैं इस वक्त न्यू की टेलीविजन स्क्रीन पर। और गोल्डन मैन की ख्वाहिश थी कि वज़ीर आला पंजाब उनकी शर्ट पर ऑटोग्राफ दें, तो जनाब हमजा शहबाज शरीफ ने उनकी शर्ट पर उनको ऑटोग्राफ भी दिया। और गोल्डन मैन ने वज़ीर आला हमजा शहबाज को अजरक और
टोपी का तोहफा पेश किया। ये फुटेज भी आप इस वक्त नियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनाब गोल्डन मैन ही हमारे साथ मौजूद हैं, एहसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन है, सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल हैं। जितना लोग इनकी वीडियोस देखकर महजूज होते हैं, अगर आप लोग इस्लामाबाद जाएं वहाँ के मुख्तलिफ शाहराओं पर आप गोल्डन मैन को देखेंगे। ख़ासकर जो बच्चे हैं वो बड़ा इंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चे आपको पता है बड़ा अट्रैक्टिव होते हैं इस तरह के एक्टिविटीज़ के साथ, और बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी है लोगों को एंटरटेन करने की, लोगों को महसूस करने की। अच्छा, डिफरेंट बड़े मज़े के पोजेज़ हैं जिनको एहसन यानी कि गोल्डन मैन कॉपी करते हैं और उस तरह से लोगों को पोस्ट करके उनकी फरमाइश पर भी दिखाते हैं। एहसन इस वक्त हमारे साथ एहसान मौजूद है, उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं। एहसान, वेलकम टू द शो। क्या चल रहा है जनाब आजकल? अब तो आपकी वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात हो गई, तो मुलाकात का हाल अहवाल भी कुछ बताएं हमें। असल में मैं जब इधर थोड़ा काम से गया था ना, डेल्ट टॉक शो है ना, उसके सिटी स्कूल वालों ने मुझे बुलाया था उधर। तो जब मैं उधर गया तो अचानक कॉल आई मुझे कि भाई आपको ना वज़ीर आला हाउस से बुला रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया, कोई मैंने समझा कोई मजाक की कर रहा होगा, वज़ीर आला हाउस से मुझे क्यों बुलाएंगे। जब माशा फिर मैंने बोला अगर ऐसे है तो मुझे किराया भेजे, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। तो उनने डायरेक्ट किराया भेज दिया। मैंने बोला वाकई में कोई बुला रहे हैं। मैंने बोला किराया नहीं चाहिए, आप इधर से आके खुद ले जाएं। तो उनने अपनी गाड़ी लाई, प्रोटोकॉल के साथ मुझे माशाल्लाह उधर ले गए। वज़ीर आला हमजा शहबाज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, और मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपको यकीन नहीं आया कि आप जा रहे हैं, जब तक कि पूरा वाकया नहीं हो गया। जी, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं सिंध का हूँ और इनने ना मेरी ज़ात देखी ना कुछ देखा, इनने ये सोचा कि इसकी मेहनत है। मुझे इस बात पे बड़ी खुशी और फ़ख्र भी है हमजा शहबाज साहब पे। तो हो सकते तो शायद मुझे सिंध से भी बुला सकते थे, पर नहीं, यहाँ से वज़ीर आला पंजाब से बुलाया गया। मुझे इस बात पे बहुत खुशी है। तो जिस तरह मुझे पंजाब में ही माशाल्लाह इज़्ज़त मिली है, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि इधर ही जो भी करना है ये पंजाब के लिए करना है इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ मुलाकात के बारे में बताएं। आप तोहफा भी लेके गए हमजा शहबाज शरीफ के लिए, अजरक की चादर हम देख रहे हैं फुटेज में, और टोपी का तोहफा भी आपने पेश किया। तो क्या बातचीत क्या हुई, क्या कहा आपने उनको, उन्होंने आपको क्या कहा? असल में बात ये हुई कि मुझे बोला कि आपके भाई बहन कितने हैं। मैंने बोला हम 4 भाई हैं, 3 बहन, और काम क्या करते हैं। मैंने बोला मछली का मेरे भाई काम करते हैं, वो पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं जो कोई जॉब करेंगे। तो मैं और इसके अलावा तो जो अजरक की जहाँ तक बात है कि हमारा सिंधी रवाज है, जहाँ पे भी हम अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अजरक को टोपी दूँ। शायद आप देखे होंगे मैं इनको अजरक पहनाई और बड़ी खुशी से मिले। मुझे इस बात पे बड़ा एजाज़ है कि मुझे वज़ीर आला ने बुलाया इंशाअल्लाह, और वज़ीर आज़म भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो हमजा शहबाज शरीफ ने आपसे किसी किस्म का कोई वादा भी किया क्या? गपशप क्या लगी, कुछ वो तो बताएं हमें। गपशप ये लगी कि कह रहे हैं कि आपको पूरे पंजाब में हम इजाज़त देते हैं, आप जहाँ पे भी मर्जी खड़े होते हैं हो जाएं, और नंबर भी दिया गया मुझे। तो मतलब कोई मसला हो, कोई ऐसी कोई टेंशन हो, हमें रब्ता करना हमसे, तो हम लोग आपका हर मसला हल करने के लिए खड़े हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो कैसा लगा आपको ये जेस्चर वज़ीर आला पंजाब का? सिंध से आपका ताल्लुक है, सिंध से भी एप्रिसिएशंस आती हैं आपके लिए? अभी तक फ़िलहाल सिंध से तो कुछ भी नहीं आया, इंशाल्लाह उधर से भी आ जाएंगी। फ़िलहाल तो इनने जो किया है ना, तो मतलब मेरी तरफ से दिल जीत गए हैं। अच्छा। अब लोग माशाल्लाह बहुत सारे हैं जो कमेंट में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं अब इधर बता नहीं सकता। तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, ये जो अगर मुझे उधर बुलाया गया है, मैं किसी पार्टी से मैं ताल्लुक़ नहीं रखता, या पीपल्स पार्टी से, या मतलब मुस्लिम यून से, या PTI से मैं ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं रखता। ये मेरी मेहनत थी जो इनके पास ले गई है। इस तरह तो मैं, जिस तरह इमरान खान के भाई हैं वो मुझे कमेंट में कहते हैं कि भाई आप ना जाते, ये नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने बुलाया तो मेरी मेहनत के लिए बुलाया। जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तब मैंने उनको बहुत रिप्लाई की थी, मैंने वीडियो भी बाकायदा बना के भेजी, इमरान खान साहब आपसे मिलने के लिए मैं बेताब। और सिंध कल्चर डे था एक दिन, तो मैंने बोला मेरी अम्मी से वादा किया इस दिन गोल्डन मैन ऑफ पाकिस्तान का लक़ब आपसे लिया जाएगा, आपने देना है मुझे। मैंने उस दिन कम से कम
16-15 वीडियो भेजी थी, पर उस दिन मेरे को तो कोई अप्लाई नहीं आया और वो मेरी अम्मी से वादा किया और मेरा टूट गया उस दिन ना। सिंध कल्चर डे पे भी मेरे को खुशी नहीं मिली। और जहाँ तक बात है इनको तो मैंने अप्लाई भी नहीं की थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई इनके पास मैं जाऊँगा। और वो मतलब बता ही नहीं सकता, जब वहाँ पे मैं बैठा था बड़ी खुशी थी। बड़ी खुशी हमें भी आपसे हो रही है एहसान, आपसे यकीन करें बात करके। और मेरी ये दुआ है कि जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने आपका दिल जीता है, वो पूरे मुल्क को कौम का दिल जीत लें अपनी परफॉर्मेंस से और डिलीवर करके इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ अच्छा करके तमाम लोगों के तासुरात भी इसी तरह से हो और इंशाल्लाह जो भी हो पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर हो। थैंक यू सो मच एहसान, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक छोटे से वक्फे की जानिब, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और तारीख में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम बनाया और बहुत शोहरत भी कमाई। ऐसी ही एक शख्सियत का मैं आज आपसे जिक्र करने जा रही हूँ, जिनको गुजरे हुए 62 बरस बीत चुके हैं, जिनका नाम गुलाम बख्श था, लेकिन दुनिया उनको गामा के नाम से आज भी याद रखती है। अनफॉर्चुनेट बात यह है, दुख की बात यह है कि जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहा हमारे मुल्क के लिए, उस तरह से उनको वो हक नहीं दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि बड़े सगीर पाको हिंद में जो रेसलिंग है, कुश्ती का जो खेल है, वो कितना पसंद किया जाता है और बहुत ही अहम खेल तस्वुर किया जाता है। और शायद ही दुनिया की तारीख में कोई पहलवान ऐसा गुजरा हो जिससे मौत के अलावा कोई नहीं हरा सका। 50 साल तवील करियर में ये नाकाबिले शिकस्त रहे। कल उनका जनाब यौम पैदाइश था और उनके यौम पैदाइश पर गूगल ने इनको खिराज तहसीन पेश किया। और खिराज तहसीन गूगल ने जैसे ही पेश किया तो पाकिस्तानी मीडिया को भी जनाब याद आ गया। दुख की बात यहाँ पर ये है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बताती चलूँ कि गामा सिर्फ एक बहुत ग्रेट रेसलर तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर उनके कैरेक्टर की बात की जाए, उनकी शख्सियत की बात की जाए, उनकी अगर ज़ाती तौर पर बात की जाए तो वो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त थी। और मार्शल आर्ट्स की दुनिया का एक बड़ा नाम ब्रूस ली भी उनके मद्दाहों में शामिल रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करवाऊं। नासिर भोलू जो कि खुद भी फ्री स्टाइल रेसलर रह चुके हैं, गामा पहलवान इनके जनाब नाना हैं और इन्हीं से हम बात करते हैं। उनको गुजरे हुए 62 बरस बीत गए, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा काम किया, गूगल ने भी कर उनको खराज तहसीन पेश किया। कैसे याद करेंगे आप आज उनको? अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। ये पहलवानी का एक ऐसा सितारा था जो आज तक कोई उसको हरा नहीं सका। बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक 55 साल की भी उम्र में उन्होंने कुश्ती लड़ी और जीती। वो ऐसे इंसान थे, पहलवान तो थे ही, साथ इंसान भी बहुत अच्छे थे। तो आपको मालूम है कि अल्लाह ताला भी ऐसे बंदों को चुन लेता है जो उसको पसंद होते हैं। जब कोई मुकाम हासिल करता है तो फिर मुकाम उसको अल्लाह ताला ऐसे नहीं देता, कोई उसकी शख्सियत को देता है कि उसका अच्छे किरदार की वजह से और उसकी मेहनत की वजह से। मेरे नाना ने 1910 में, उस वक्त मीडिया भी कुछ नहीं था, इतना मीडिया स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। 1910 में मेरे नाना ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती और आज तक ऐसा टाइटल नहीं हुआ और आज तक वो स्टिल वर्ल्ड चैम्पियन हैं, चाहे वो मर गए हैं मगर वो स्टिल अभी तक हैं। जो उनकी बेल्ट मेरे पास मौजूद है, जो उनका टाइटल था, और एक प्रिंस ऑफ वेल्स का गुर्ज भी मेरे पास आपके पास मौजूद है। ये एक तारीख है। और मेरे नाना को जब वो गए ना लंदन, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी वहाँ, तो उनको एंट्री नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि इनका वजूद बिल्कुल थोड़ा सा वजूद था और कद भी कम था। जब ये उधर गए तो उन्होंने कहा ये आप तो बिल्कुल है ही कुछ नहीं, आप तो पहलवान ही नहीं है। अच्छा। तो ये आ गए। इनका एक मैनेजर था, वहाँ एक थिएटर लगा हुआ था। उन्होंने थिएटर वाले से बात की कि ऐसे ऐसे हम आए हैं वहाँ से, हिंदुस्तान से, तो यहाँ हमें तो चैम्पियनशिप में शिरकत की इजाज़त नहीं मिल रही। तो उन्होंने एक मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, बाहर स्टेज लगा लें,
एक स्टेज लगा कर फिर अब जितने पहलवान हैं उनको चैलेंज करें, ताकि फिर जो आएगा फिर मीडिया भी मुतवज्जे होगा, फिर ये जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वो भी मुतवज्जे होंगे। तो ऐसे ही मेरे नाना ने किया और उस वक्त चैलेंज करके उन्होंने एक कहा कि मेरे साथ 5 मिनट भी, ये जो जितने भी पहलवान आए हैं पूरी दुनिया से, 5 मिनट भी अगर कोई खड़ा हो गया मेरे साथ बराबर भी लड़ गया, मैं 5 पाउंड इनाम दूंगा। तो ऐसा ही हुआ। फिर वो जितने पहलवान वहाँ थे, रोज़ के 10-15 पहलवान रोज़ाना के, मेरे नाना ने लाइन लगा दी, 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा लड़ ही नहीं सका कोई। जब ये हालत हुई तो मीडिया वालों ने उनको उठाया और कहा कि ये देखें वहाँ से हिंदुस्तान से भी एक पहलवान आया, इसने तो बाहर ही सारे पहलवानों को चित कर दिया। तो फिर मेरे नाना को एंट्री हुई। अच्छा, इस खित्ते में उन्होंने बड़ा नाम कमाया, आलमी शोहरत भी हासिल की, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में उस तरह से क्यों वो रिवॉर्ड नहीं है, क्यों वो कदरें नहीं हैं हमारे हीरोज़ की, क्या वजह है? ये पाकिस्तान ही है सिर्फ जहाँ कदर नहीं है, इसकी कदर का देखें। हम आपको एक मिसाल देते हैं, जब पाकिस्तान बना तो मेरे वालिद और मेरे सारे नाना और जो दादा जितने भी थे सारे पहलवान, और अल्लाह का शुक्र है ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। मेरे 5 चचा थे, 5 के 5 ही रुस्तम थे और 5 के 5 पहलवान थे। छठा मेरे वालिद साहब थे जो रुस्तम ज़मान थे, वो भी बोलू पहलवान रुस्तम ज़मान। तो जब ये उन्होंने कहा कि आप इंडिया रहें, इंडिया के पहलवान हैं, मेरे वालिद मेरे सारे घर वालों ने इंडिया को छोड़ कर कहा नहीं, हम पाकिस्तान जाएंगे, हमारा मुल्क वो है। वहाँ से यहाँ आ गए, इधर आ गए। ये हालत हुई कि किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कदर नहीं की। हालांकि ये जितनी इन्होंने उधर नाम कमाया, अगर वो वहाँ रहते तो सब कुछ उनको मिलता, यहाँ नहीं मिला। बल्कि ये जो इन्होंने इज़्ज़त दी है ये तो अल्लाह की तरफ से ही आई है, खुद कमानी पड़ती है इज़्ज़त भी, मगर पजीराई करते हैं हुकूमत ने बिल्कुल साथ नहीं दिया किसी भी दौर में। सिर्फ अयूब खान साहब ने एक मरतबा किया था और भट्टो साहब ने भी किया था, मगर वो थोड़े अरसे बाद उनकी हुकूमत भी चले गई। उसके बाद किसी ने आज तक नहीं किया। अगर यहाँ सरपरस्ती होती रहती तो फिर मेरा ख्याल है हमारे ख़ानदान में से भी कोई ना कोई पहलवान आता रहा और कोई ना कोई नाम भी कमाता, मुल्क का नाम भी होता, मगर ये हो ना सका। और गामा पहलवान तो बचपन से लेकर जवानी तक, मेरे नाना कहते थे कि मैंने 12 साल सुकून की नींद नहीं ली। सुकून की नींद ऐसे नहीं ली कि हमें शौक़ था पहलवानी का, उस वक्त पहलवानी होती थी, शौक़ था कुछ बनने का, कुछ काम नाम बनाने का। तो कहते जब मुझे रात को नींद आती थी तो मैं एक टूटी चारपाई पे सो जाता था। तो रात को सर्दी लगती थी, 1:30-2 बजे मैं उठ जाता था, तहज्जुद पढ़ता था और फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाता था। सुबह तक एक्सरसाइज करता था। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे उसका अजर भी दिया। वो अजर इस सूरत में दिया कि आप मेरे नाना वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के आए। और फिर अदब इतना था, अदब इतना था कि अपने बड़ों का, कि जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के आए तो ऐसे महफिल लगी हुई थी और लोग आ रहे थे, तांता बधा हुआ था, मुबारकबाद दे रहे थे। तो उधर उनका खलीफा भी बैठा हुआ था। तो खलीफा ने कहा वो गमे, तो मेरे नाना ने कहा जी, उन्होंने कहा उठ खड़ा हो, ये चिलम भर के लाओ। अच्छा। मेरे नाना उसी वक्त उठे और उन्होंने चिलम को हाथ डाला। तो उन्होंने कहा कि नहीं बैठ जाओ, अब यही मैंने देखना था कि तुम में मगरूरियत तो नहीं आ गई, बैठ जाओ। तो ऐसे ही अल्लाह ताला नाम देखे ना, ये इंसान के अखलाक, उनकी ये किरदार होता है जो इंसान के जाने के बाद उसका काम तो देखें याद रहता ही है, लेकिन ये जो किरदार है वो बहुत कम लोग जानते हैं। नाम ही किरदार का, बिल्कुल। तो वो और अल्लाह इज्जत और शोहरत और मकाम भी उसी की वजह से इंसान को बख्शता है। हमारे जितने भी बड़े थे ना, उन्होंने ऐसे ही नहीं नाम कमाया, उन्होंने अपना किरदार भी बनाया। मेरे वालिद साहब हुए, मेरे नाना हुए, इनका एक किरदार था। मेरे दादा का भी, मेरे दादा जो थे वो भी रुस्म हिंद हुए हैं। आपने क्यों पहलवानी छोड़ दी? यही वजह थी, उसकी सरपरस्ती नहीं हुई, ना गवर्नमेंट ने सरपरस्ती की ना कुछ की। हालांकि मैं एशियन टाइटल जीत के आया हूँ बांग्लादेश में। जब मेरी फाइट होनी थी ना जी, तो उस वक्त कर्फ्यू लग गया, अरशाद जनरल अरशाद थे उधर, तो उन्होंने बाकायदा आर्डर दिए और टाइम उन्होंने कर्फ्यू का बढ़ा दिया सिर्फ इस कुश्तियों की वजह से। तो मैं वहाँ से टाइटल जीत के आया, नाम किया एक मुल्क का भी और अपना भी। बिल्कुल। अब इस तरह के जो खेल हैं उन पर तवज्जो